स्वागत है दोस्तों, एक बार आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 में जो विज्ञान विषय है इसके अनसॉल्व्ड के लिए पहला सेट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग दूसरे सेट पर बात करेंगे, सेट नंबर 2 IK के बारे में। तो चलिएगा सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है? अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे लगाएंगे इसको हम? वैसे इसका रिजल्ट आप सीधे भी याद कर लीजिएगा। इस कंडीशन के लिए ध्रुव और फोकस के लिए बहुत पूछा जाता है, बाकी हम आपको थोड़ा सा समझा के बताते हैं। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण हमारा एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तन होता है वह दबे हुए तल से होता है। तो ये आपका एक ऐसा कुछ अवतल दर्पण होगा। ये पॉलिश वाला भाग है और ये परावर्तन है दबे तल से। मान लेते हैं कि ये M1 M2 है ये दर्पण। इसका ध्रुव कितना है P, और इधर ही आपके पास फोकस मिलेगा F, और ये वक्रता केंद्र है C। अब आपको क्या कंडीशन कह रहा है? इस अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित वस्तु, ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में अगर हम वस्तु रखें तो यहां पर ऐसे कुछ बीच में वस्तु है। मान लेते हैं A B। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है तो उसमें क्या होगा? ध्रुव के समांतर एक किरण चलेगी। ध्रुव जो अक्ष है, अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी। और ये पता है कि ये दर्पण में, ये हमारे परावर्तन का नियम है कि ये दर्पण में क्या होगा? परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से होकर जा रही है। अब एक किरण और, ये बी से जाने वाली जो किरण होगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये सीधे लंबवत क्या होगी? इस पर टकराएगी, इस दर्पण पर, और इसी से परावर्तित होकर चली जाएगी। ये इस तरह कुछ। इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ थोड़ा गैपिंग बढ़ेगी। लेकिन बेटा जब इनको हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाने पर तो कहीं नहीं मिले हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं काट देंगी। बस इधर ऐसे आप मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बढ़ाकर इस पर इस प्रकार बनाएंगे तो ये आपके वस्तु AB का क्या है? प्रतिबिंब है, A' B'। जब ध्रुव और फोकस के बीच में आपके पास वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? उस दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, आकार में बड़ा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सीधा तो बना है, आभासी छोटा नहीं, छोटा बिल्कुल नहीं है, सीधा आभासी और बड़ा। बिल्कुल आपका सीधा बना है, आभासी और बड़ा बना है। सीधा वास्तविक बड़ा गलत है, वास्तविक नहीं होता, उल्टा नहीं, सीधा है। तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। आप सीधे से इसका रिजल्ट याद करेंगे। दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? हम लोग जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष हमारे आंखों का ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर पूछा जाए कि इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं, तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस बेटा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। वह लेंस होगा, 4 ऑप्शन दिए। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, कि 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, कि 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, कि 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो एक लेंस का प्रश्न है, 0.2 मीटर दूर रखी। इसमें सारे ऑप्शन में हमें फोकस दूरी नजर आ रही, यानी हमें इस प्रश्न में शुरुआत फोकस दूरी के लिए करनी होगी। 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो चलिएगा बेटा स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु रखी तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी आप सीधे समझिएगा U मान लेते हैं। U का मान -0.2, क्योंकि वस्तुएं बाईं ओर रखी जाती तो -0.2 लगाया है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन यानी सीधा होगा तो आवर्धन का मान आभासी के लिए M
m का मान प्लस में आपके पास 0.5। अब आपसे कह रहा है तो वह लेंस होगा, यानी यहाँ फोकस दूरी निकालने के लिए बात कह रहा है। तो चलिएगा, फोकस दूरी निकालने के लिए क्या काम करेंगे, यम है हमारे पास और लेंस का ये प्रश्न है हमारे पास। तो आवर्धन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, m बराबर आई बाई ओ बराबर प्लस बी बाई यू। आई बेटा ना दिया है ना पूछ रहा हो, इसी प्रकार हो तो आप सीधे m बराबर v बाई यू से काम करेंगे। m के नीचे वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा 0.5, v के नीचे v रहेगा और u की वैल्यू आपको प्रश्न में माइनस के 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, माइनस 10 का मतलब 2 अंकों पर दशमलव, यानी 0.10, जिसको आप केवल माइनस के 0.1 मीटर भी कह सकते हैं। ये तो आप क्या जान गए, इस आवर्धन के सूत्र से v जान गए। u आपको पहले से पता था, v आपने इस आवर्धन वाले तरीके से जान लिया है। अब आपको सारे ऑप्शन में फोकस दूरी है तो बड़े आराम से हम फोकस दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिएगा, सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। लेंस के लिए माइनस होता है और दर्पण के लिए प्लस होता है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 0.1 माइनस के 1/u, माइनस यहाँ लगा और हमारी वैल्यू भी माइनस में है तो प्लस के बेटा 1/0.2 हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों के हर को समान कर ले, माइनस लाइन के सामने लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा ताकि हर समान हो जाए, या तो एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी एक काम करेंगे। दोनों के हर समान हो गए एक बार, माइनस के 2 और प्लस के 1 घट जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। इसका चाहे डेसिमल खत्म कर लीजिएगा, चाहे सीधे आप इसको पलट दीजिएगा। जब आप पलटेंगे तो f उधर f/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 0.2 बाई -1, यानी कि आप समझेंगे माइनस के 0.2 आ जाएगा मीटर में। तो हमारे पास माइनस के 0.2 माइनस हमें क्या डिनोट करता है कि जो हमारी फोकस दूरी माइनस में है तो वह लेंस कैसा है, अवतल लेंस। अब आप अपना ऑप्शन ढूंढ लेंगे। पहला 1 मीटर फोकस दूरी बिल्कुल नहीं आई, 0.2 मीटर फोकस दूरी हाँ आई है, अवतल लेंस यस। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ इतने से समझ में आ गया, लेकिन और क्या दिया 0.1 मीटर फोकस दूरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नहीं, उत्तल लेंस नहीं है क्योंकि हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव आई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। प्रश्न संख्या 4 की हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो मान लीजिएगा एक प्रिज्म है बेटा ये ऐसे, और यहाँ पर एक सूर्य का प्रकाश है, ये आकर के प्रिज्म पर ऐसे टकराया, तो प्रिज्म पर टकराने के बाद ये अंदर आपके कई रंगों में बटेगा। इसमें कई रंग होते हैं पर मुख्यतः आपको 7 ही रंग नजर आते हैं इसमें, तो ऐसा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर अगर एक पर्दा लगा दिया जाए तो इसमें हमें 7 रंग देखने को मिलेंगे, 4, 5, 6 और ये 7, ऐसा इस प्रकार कुछ। तो यहाँ से अगर इनको नाम दिया जाए जो 7 रंग हमारे पास मुख्यतः हैं, तो ये आप अंग्रेजी का एक याद कर लेंगे, विबग्योर, VIBGYOR। वी से वायलेट यानी ये बैंगनी है आपका, आई से इंडिगो यानी ये आपका आसमानी है, बी से ब्लू यानी नीला है आपका, जी से ग्रीन यानी हरा है, वी से वायलेट यानी बैंगनी है, और ओ से ऑरेंज यानी नारंगी है, और आर से रेड यानी लाल है। अब आप अपने क्वेश्चन पर आएंगे, क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न हमसे कह रहा है श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी, आधार के पास जो अधिकतम, ये आधार है, दोनों इन अपवर्तक रेखाओं को मिलाने वाली रेखा या आधार रेखा, तो इधर की ओर झुकी हुई सबसे पास में रेखा कौन सी है, अधिकतम दूरी, अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण जो इसके पास में है वो कौन सी रंग है, बैंगनी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बैंगनी। अगर दूर पूछता है तो लाल हो जाएगा। बैंगनी का मतलब आप समझेंगे डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा 5 नंबर प्रश्न की बात शुरू करते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध। कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास 2 प्रतिरोध पता है, इनको समांतर क्रम में जोड़ने तो तुल्य प्रतिरोध।
मान लिया भाई तुल्य प्रतिरोध कितना है, इसे समझाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध R डैश है। अब हम क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में फार्मूला जानते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R, लेकिन तुल्य प्रतिरोध R डैश माना है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 श्रेणी में होता तो तुल्य प्रतिरोध R डैश कहते तो R1 प्लस R2। यहाँ पर दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। तुल्य प्रतिरोध R डैश का मान बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 अपान में R1 इंटू R2। तुल्य प्रतिरोध केवल R डैश निकालना है तो हम इसको पलट देंगे, R डैश बाई 1 यानी R डैश से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जैसा भी आपको सुटेबल लगे। R1 R2 बाई में R1 प्लस R2, यानी आपने जो प्रश्न में कहा था कि तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो बेटा R डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, R1 R2 इंटू में और अपान में R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। आपका विकल्प नंबर ये C वाला सत्य हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा ही है। चलिएगा प्रश्न संख्या हम लोग 6 की बात के बारे में बात करेंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु जो होता है वह किस धातु का बना होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कांस्टेंटिन का। तो ये हम लोगों को पता है कि जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ये टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों बना होता है अगर ऐसा पूछता है तो इसमें क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है और बेटा जो गलनांक होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध और गलनांक बहुत ज़्यादा होने की वजह से कौन सा धातु प्रयोग किया फिलामेंट के लिए, तंतु के लिए फिलामेंट में किसका बना होता है, किस धातु का, तो आप कह देंगे टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए बात करते हैं। विद्युत शेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक का वैद्युत में या वैद्युत का रासायनिक में। तो हम लोग जानते हैं कि सेल में एक ऊर्जा संचित होती जिसका नाम है रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा से जब उसके दोनों सिरे जोड़ दिए जाते हैं तो वह किस में बदल जाती है, वैद्युत ऊर्जा में। यानी ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत सेल आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक वाले को एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, द्वितीयक वाले को चार्ज किया जा सकता है। ऐसा भी अगर पूछता है तो कितने प्रकार आप जान सकते हैं वो। चलिएगा बेटा आते हैं उपखंड खा पर केमिस्ट्री के लिए। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इज इक्वल टू 2FeCl2 और H2SO4 प्लस 2HCl में कैपिटल Y है। ये जो कैपिटल Y लिखा है इसका मान इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन हो सकता है। तो यानी हम लोग बैलेंस कर लें समीकरण को दोनों तरफ, जो हमारे पास शेष बचेगा क्योंकि एक ही नाम भरना वही हमारे पास Y होगा। तो अगर आपको हम लोग ध्यान से देखें तो Fe के यहाँ पर Fe है, Cl में यहाँ 3 नज़र आ रहे हैं, Cl के इधर आपके पास 2 हैं और इधर Cl में टोटल हमारे पास यहाँ 3 और 2, 2 तिहाई 6 गिने जाएंगे, 2 तिहाई 6। अब इधर में अगर आप गिन पाएंगे तो Cl में ये 2 और 2, 2 दूनी 4 यहाँ से और 4, Cl भी हमारे पास बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। H में अगर हम बात करते हैं तो H में 2 दूनी 4 हैं इधर, और H में इधर आते हैं तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ, H भी हमारे पास बैलेंस है। O के इधर मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 काउंट होंगे परमाणु 2, और इधर वाले में हमारे पास O के 4 हैं, यानी इधर O के 2 हैं इधर O के 4 हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इधर आपके पास O के 2 ज़्यादा, यानी O2 अभी समझ में आ रहा, 2 O हैं। और क्या बात कर लेते हैं, इधर हमारे पास देखा जाए तो इनमें Y के बारे में बात करना, इधर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ और लिखी है, बाकी सब बैलेंस है। यस इधर है लेकिन अभी यहाँ नहीं है। तो अगर हमें समझ में आए तो यस इधर नहीं है और उधर 2 O कम है, तो यानी SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। आपका ये वाला ऑप्शन सी वाला इसमें सही हो जाएगा, यानी SO2 भर दिया जाएगा तो ये बैलेंस समीकरण हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। हमको अम्लीय लवण की बात करता है, तो अम्लीय लवण बस ऐसा समझेंगे आप कि जिसमें आपका विस्थापनी जो हटने वाला बेटा वो H+ रहता है और क्षारकीय में जिसमें OH- रहता है। तो इसमें जिस वाले ऑप्शन में हमारे पास H+ हमको मौजूद नजर आ जाए वही अम्लीय लवण है। इसमें NaCl नहीं है, लवण है NaHSO4 साधारण लवण है आपके पास। ये NaHSO4 अगर इसे समझा जाए सोडियम बाइसल्फेट को
तो इसमें विस्थापनी एच मौजूद नज़र आ रहा, बाकी में एच नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब कि ये अम्लीय लवण होगा। बस इसमें ऐसे आप डायरेक्टली जान सकते हैं। मैट में मुख्यतः होता है, 4 ऑप्शन दिए गए, FeS, Cu2S, Cu2S तथा FeS, Cu2S तथा Fe2S3। तो पहले इस मैट के बारे में आपको कहानी समझना है। मैट जो हमारे पास एक धातुकर्म की प्रक्रिया में प्रगलन होता है, प्रगलन की क्रिया में मैट का निर्माण होता है। ये मैट क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क है, जितने भी सल्फाइड अयस्क को जब हम गलाते हैं तो उसमें मिलता है। तो सल्फाइड अयस्क के गलाने की क्रिया में मैट का निर्माण होता है, प्रक्रम में होता है, ये प्रगलन में होता है। आपके पास इसमें जो Cu2S कॉपर सल्फाइड और जो फेरस सल्फाइड है, उसको जब हम गलाते हैं तो गलाने से किसका निर्माण होता है, मैट का। तो इसमें आप ने अगर वो क्वेश्चन कंप्लीट किया वहाँ से प्रगलन के लिए, तो प्रगलन में आपकी मैट की क्रिया Cu2S और FeS को मिला दिया जाए, तो ये मिलाने से जो गलित पदार्थ, गलित मिश्रण बनेगा, उसी का नाम मैट है। तो मैट में ये Cu2S और FeS का मिश्रण होता है। ये आप कंप्लीट करिएगा, याद कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। फिर आया अम्लीय लवण आपके पास। ये अम्लीय लवण की बात तो कर चुके हैं बेटा, सॉरी दोबारा पढ़ दिया है। अगला 11 नंबर प्रश्न पढ़ना है, 10 हो गया है। तो 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिएगा। PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, CH3COCl CH3CO यानी एसिटिल क्लोराइड दिया है, और ये आपके पास POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड कहिएगा, इसे फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्लस HCl दिया गया है। तो इधर भी आपको वही व्यवस्थित करके देखना है, संतुलित करके कि क्या बचा हुआ है। तो PCl5 में P आपके पास बैलेंस मिलेगा, और आपके पास यहाँ पर Cl के 5 हैं, यहाँ पर Cl के 3 है, 4 1 5। ये CH3 इधर नहीं है, तो इधर आपके पास CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास CO है, इधर CO, और इधर आपके पास जब आप देखेंगे तो CH3CO, हाँ OH, और इधर आपके पास जो नाम आने चाहिए वो क्या चीज़ इधर नहीं है, इधर इधर सब वाले को मिला करके जो शेष बचा है, तो नाम के अकॉर्डिंग भी बनना चाहिए। बाकी अगर आपने एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक समीकरण कंप्लीट किया है तो हम जानते हैं कि ये CH3COOH यानी ये आपका एसिटिक अम्ल से मिल रहा है। एसिटिक अम्ल में जो ये CH3COOH होता है, COOH, तो यहाँ COOH नहीं लिखा है, यहाँ पर OOH, यानी जो OH वाला है आपके पास वो Cl से बदल चुका है। तो जब ये OH वाला Cl से बदलता है तो ये आपके पास एसिटिक अम्ल की एक अपक्रिया का समीकरण है। तो यहाँ जब आप भर देंगे CH3COOH तो ये वाला पूरा संतुलित भी हो जाएगा इससे, तो CH3COOH इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के बनाने के लिए जब आप विधि पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH पर आप इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड की है, 4 ऑप्शन दिए गए, Na2O, MgO, Al2O3 और P2O5। तो क्या है, पहले उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा क्या होती है कि वे ऑक्साइड हैं जिसमें जो है अम्लीय, ऐसा कह लो जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ क्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे। जो दोनों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है उन्हीं का नाम उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें जैसे प्रमुख नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का है, 2 फेमस नाम है, प्राय ये आते रहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड का ZnO3, हमारे पास जिंक ऑक्साइड ऑप्शन में है नहीं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आप कहेंगे Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो इसका ये C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, आपके पास ऑप्शन दिए गए CH4, C3H8, C4H10 और C2H6। तो कैसे जानेंगे, प्रोपेन यह हमारे एल्केन ग्रुप का है, मेथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है। तो हम जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। प्रोप के लिए आप 3 इस पे रख दीजिएगा, C3, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, n का मान यहाँ भी 3, 2 तिहाई 6 और 2 8, तो C3 और H8, C3 और H8 आपका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रसायन विज्ञान कितने क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान के लिए, उपखंड गांव में।
तो ये प्रश्न लिखा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा और ये कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो ये जो इसमें अगर हम बात करें कि ये जो मुकुलन है ये एक अलैंगिक प्रजनन है, उसकी विधि है। इसमें क्या होता है आपके पास, इस जो आपके पास एक मात्र कोशिका कहिएगा उस पर छोटी छोटी कलिका का निर्माण होता है, और जब उनको एक सुटेबल परिस्थिति मिल जाती है, मतलब अनुकूल परिस्थिति, तो वह उस मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो जब नए जीव का निर्माण होता है तो मुकुलन कहलाता है। ये किसमें होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है, जब तब ये काम होता है। हाइड्रा हुआ, और भी नाम होते हैं जैसे स्पंज है और ये आरेलिया, ऐसे कुछ नाम होते हैं, आप याद कर लेंगे। हाइड्रा, स्पंज, आरेलिया, इन सब में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। विखंडन तो एक आपके पास जो एक कोश के जीव रहता है वह 2 या 2 से ज़्यादा छोटे भागों में टूट जाता है, और उन सभी जो आपके पास जीव होते हैं उनमें खुद का अपना एक निर्माण हो जाएगा, नए तरीके से उसमें फिर से जीव बनेंगे। इसमें खंडन में बहुकोश की होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटते हैं। कायिक प्रवर्धन यही विखंडन और विखंडन की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो हाइड्रा में प्रजनन आप समझेंगे बस एक कि मुकुलन द्वारा होता है। तो 14 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। 4 ऑप्शन है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो जो ये पाइरुवेट होता है ये आपका जब ग्लूकोज में बदलता है तो उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। तो इसमें विखंडन की प्रक्रिया आप ऐसा कह देंगे कि माइटोकांड्रिया में होता है, और माइटोकांड्रिया हमारे इस कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। और ये केंद्रक दिया है, केंद्रक तो कोशिका का हमारे नियंत्रण करता है, और हरित लवक यह आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बताता है। इसलिए इसमें जो सुटेबल आपका ऑप्शन होगा, विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो माइटोकांड्रिया में। मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क का मतलब आप वही किडनी या आप गुर्दा कह दीजिएगा ना, सब नाम है। किडनी या गुर्दा किस तंत्र से संबंधित है, पोषण से, ये तो पाचन तंत्र से होगा, या श्वसन तंत्र से होगा, उत्सर्जन और परिवहन। तो देखिएगा जो ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है, ये जितने आपके शरीर के अपशिष्ट होते हैं इनको क्या करता है, एकत्र करता है और फिर उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए आप कह देंगे कि मनुष्य में जो वृक्क है वो किस तंत्र से संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो इसका सही ऑप्शन है कि आपके पास गिरजाघर में। गिरजाघर में उन्होंने क्या किया था, विज्ञान और जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी बुनियादी शिक्षा इन्होंने गिरजाघर में पाई थी, और फिर उन्होंने इसी के सहारे जो है विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान किया था। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए आएगा तो आपको याद रखना है गिरजाघर में। 18 नंबर है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि में। तो इसका सही ऑप्शन होगा गर्भाशय में। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिएगा जो हमारा एक भाग है नर जननांग का, पुंकेसर, ये पुंकेसर क्या करता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन भाग होता है। इसके सबसे ऊपरी भाग में क्या रहता है, परागकोश। ये परागकोश क्या करता है, पराग कण को उत्पन्न करता है। तो कौन सा नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप कह देंगे पुंकेसर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बिल्कुल, अगर हम बाजार जाते समय सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला लिया है, ना कि पॉलीथीन लिए हैं, तो अच्छी बात है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद कर देना। बिल्कुल, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ऊपर तो सभी, तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से सभी ऑप्शन आपके सही, क्योंकि ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो इसमें आप ऊपर तो सभी को टिक कर देंगे।
चलिएगा, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्नों के लिए बात करेंगे। लिखा है, न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। ठीक है, वास्तविक कह दिया तो आवर्धन आपका माइनस होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के लिए काम। हमारे पास प्रश्न था कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो हमें अवतल दर्पण दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है f, वह निगेटिव होगी। तो f बराबर आपको बेटा दिया है -10 सेंटीमीटर। अगले स्टेप पर आते हैं, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए मीन्स u बराबर आपके पास क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब वास्तविक हो। यानी आवर्धन आपको दिया गया है, वास्तविक है, तो m का मान -5 हो जाएगा। अब बात करते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति v निकालने से हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता चल जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्वेश्चन मार्क ये बताना है। और क्या कह रहा है, ये बीच में कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए। वस्तु की दूरी तो आपने पहले लिख लिया, u बताना है, और प्रतिबिंब की स्थिति 2 पार्ट बताने हैं। तो फिर से यही बात है, अभी हम लोगों ने एक प्रश्न को सॉल्व किया था कि यम हमें पता है, तो सीधे सीधे हम लोग आवर्धन का सूत्र लगाते। उतने समय वो लेंस के लिए था, आपके दर्पण के लिए। तो हमारे पास m बराबर जो फार्मूला होता है वो -kv/u। इससे हम m की वैल्यू पुटअप करेंगे, -5 -v रहेगा, u रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5u। v का मान आपके पास 5u आ गया है, पर हमें तो u बताना है। तो अब हमारे पास यह पता है, तो सीधे हम दर्पण सूत्र पर चलते हैं। क्या हो जाएगा सूत्र, 1/f इज इक्वल टू, दर्पण है तो प्लस लगेगा, 1/v प्लस 1/u से। 1/f का मतलब -10, v की जगह पर 5u पुटअप कर दिया, प्लस u में भी एक काम कर लें, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो -1/10, ये वाला 5u दोनों के हर समान है। ऊपर वाले में 5 1 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। -5u इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू 60/-5। तो u का हमारे मान -12 सेंटीमीटर आया। u का मान -12 आया, बाईं ओर वस्तु। इसका मतलब कि एक ऑप्शन तो आपका, एक क्वेश्चन तो लग गया कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, अतः वस्तु 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम लोग v निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला v इक्वल टू 5u दिया है। तो समीकरण 1 से अगर हम वैल्यू देखें, तो समीकरण 1 से v बराबर 5 × -12 यानी v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। माइनस आया है यानी कि यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, और कितने सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और वस्तु कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रश्न का जवाब होगा। इतना आप करेंगे तो 4 नंबर के लिए प्रश्न था। अगले प्रश्न की और बात करते हैं, इसी में अभी और है प्रश्न नंबर 2 पर। 2 नंबर पे यह कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी हमको बताना है। तो कैसे काम करेंगे हम, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस दिया है बेटा, हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो f बराबर प्लस के 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। तो u का मान -25 सेंटीमीटर। अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है। हमको 2 पार्ट यहां भी बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, और आवर्धन बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v क्वेश्चन मार्क है, और हमारे पास हमको आवर्धन भी बताना है। तो आवर्धन m बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। चलिएगा, हमारे पास f है u, तो v आ जाएगा। तो हम स्थिति जान पाएंगे कहां बनेगा, सामने बनेगा वस्तु के कि विपरीत ओर।
तो सीधे सीधे हम लोग लेंस का सूत्र लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। 1/f, f की वैल्यू 50 है, 1/v निकालना है, u साइन में यहाँ पर फार्मूले में माइनस है और वहां वैल्यू भी माइनस में प्लस हो जाएगा। नंबर और नंबर को एक तरफ पक्षांतर कर लिया जाए, 1/50 माइनस के 1/25 इक्वल टू 1/v। 25 को जरा 50 बनाया जाए तो 2/50 बराबर 1/v। हर समान है, एक बार 1 से 2 जाएगा, माइनस के 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v की वैल्यू -50। फिर से भाषा में आप लिखेंगे अपना कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु की ओर 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। माइनस आया है तो वस्तु की ओर और प्लस आया तो वस्तु के विपरीत ओर। आवर्धन कह रहा है तो आवर्धन का सूत्र लगा देते हैं। आवर्धन m बराबर, चूंकि ये हमारे पास जो है लेंस का प्रश्न है, तो आवर्धन m बराबर v/u से। तो m बराबर v की वैल्यू माइनस के 50 और u की वैल्यू प्रश्न में है माइनस के 25। तो m बराबर माइनस माइनस कट जाएगा +2। प्लस का आने का मतलब हमारा आवर्धन दुगना होगा और सीधा होगा। तो ये इस प्रश्न का पूरा जवाब है, आवर्धन 2 गुना आएगा और सीधा होगा। तीसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं इसी में। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। हमको 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है और संयोजन जहां हुआ उसके दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। कुछ ऐसे अगर रफली डायग्राम बनाएं तो एक प्रतिरोध ये है और ये एक दूसरा प्रतिरोध भी 3 समांतर श्रेणी क्रम में है। एक आपके पास ऐसा 2 और एक और आपके पास 3 और इनके सिरों पर एक बैटरी लगाई गई है। कितने वोल्ट की कह रहा है, आपके पास 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। तो यहां पर ऐसे कुछ 30 वोल्ट है। ये इन पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो एक 2 ओम है, एक आपके पास 3 ओम और एक 5 ओम है। अब आपको लास्ट में जो कह रहा है कि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, यहां पर संयोजन है, दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया है। तो कह रहा बेटा संयोजन के दोनों सिरों पर अगर 30 वोल्ट का विभवांतर तो सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक इसके भी सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर और इसके सिरों पर। तो कैसे काम शुरू करेंगे पहले समझते हैं जरा। ये जो हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध हैं, ये हमारे श्रेणी क्रम में, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध पाएंगे। श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान समान आएगा। तो हमारे पास टोटल विभवांतर पता है, जब तुल्य धारा आ जाएगी तो उससे तुल्य हमारे पास प्रतिरोध पता हो जाएगा, तो तुल्य धारा पता करेंगे। तुल्य धारा आने के बाद फिर हम एक एक पर अपना देखेंगे कितना कितना विभव जा रहा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं जरा, इसको लिखते हैं पहले तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 2, R2 3 और R3 5। तो अगर हम R की बात करें तो 3 2 5 5 10 ओम। 10 ओम हमारे इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया है। अब तुल्य प्रतिरोध से हम लोग निकालते हैं तुल्य धारा कितनी है। तुल्य धारा तो हम लोग जानते हैं I बराबर होता है फार्मूला V/R। V की वैल्यू 30 वोल्ट है और R की वैल्यू 10 ओम। तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 3 एम्पियर हमारे इस परिपथ की तुल्य धारा है। इसमें कितनी धारा जा रही, टोटल 3 एम्पियर। ये आपके पास I का मान है, आप ऐसे समझ जाओगे। ये 3 एम्पियर धारा जा रही, इस पर भी 3 एम्पियर है, इस पर भी 3 एम्पियर, इस पर, लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टेज तो अलग अलग होते हैं। बस हम तीनों का वोल्टेज बता दें तो वही हमको आंसर में कह रहा है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो चलिएगा देखते हैं जरा 2 ओम पर विभवांतर कितना है, नोट करते हैं। 2 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, तो 2 ओम प्रतिरोध पर अगर हम विभवांतर निकालते हैं तो हमारा V1 बनेगा। V1 बराबर क्या फार्मूला है, I/R1। I का मतलब आपके पास जो धारा I है 3 और R1 का मतलब 2, तो हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम कितने पर देखें, 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर, तो उसको आप V2 कह देंगे। V2 बराबर I/R2। I की वैल्यू बार बार उतनी ही रहेगी, श्रेणी क्रम में धारा समान है 3 और R2 का मान 3, 3 त्रिक 9 वोल्ट हो जाएगा। और अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले पार्ट की, इसी में
2 ओम, 3 ओम और 5 की बात करते हैं तो 5 ओम प्रतिरोध पर जो वोल्टेज आएगा V3 वो IR3 होगा। I की वैल्यू आपके पास 3 है और R3 की 5 है, 5 3 15 वोल्ट। तो जो ये कह रहा था प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, तो 2 ओम पर कितना आया 6, 3 पर आपका 9 और 5 पर आपका 15। यह इस प्रश्न का कंप्लीटली जवाब होगा। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।